नमस्कार। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव है ना। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक बहुत ही जटिल खेल भी चलता है, पैसे और ताकत का। तो आज हम इसी खेल के नियमों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा लोकतंत्र इन चुनौतियों से कैसे निपट रहा है। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे पैसों की इस पहेली की। फिर देखेंगे कि हमारे वोट का संरक्षक कौन है, जानेंगे कि खेल के नियम क्या हैं, बदलाव की क्या रूपरेखा बन रही है, और आखिर में एक नजर डालेंगे हमारे विकसित होते लोकतंत्र के भविष्य पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजनीति की सबसे बड़ी पहेली मतलब पैसे का खेल। एक सवाल है, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों का खर्च आखिर आता कहां से है? कौन उठाता है ये खर्च? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब बहुत पेचीदा है। और हाल ही में तो ये एक बड़े विवाद का सेंटर पॉइंट भी रहा है कि आखिर राजनीतिक दलों को पैसा मिलता कहां से। तो इसी सवाल का एक जवाब था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब ये थे क्या? देखिए, ये एक ऐसा तरीका था जिससे कोई भी नागरिक या कोई कंपनी अपनी पहचान बताए बिना गुमनाम तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे सकते थे। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का गुप्त दान था। अब देखिए, जब यह स्कीम लाई गई थी तो कहा गया कि इसका मकसद है काले धन को रोकना और पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इसे असंवैधानिक ही घोषित कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ये तो सीधे सीधे वोटर्स के जानने के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि भाई जनता को ये जानने का हक तो होना ही चाहिए कि पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। जरा सोचिए, मार्च 2018 से अप्रैल 2022 के बीच मतलब सिर्फ 4 सालों में करीब करीब 9,857 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे बेचे गए। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्कीम कितने बड़े स्केल पर चल रही थी। तो ये तो हुई पैसे की बात। अब पैसों से जरा आगे बढ़ते हैं और उस संस्था पर फोकस करते हैं जो भारतीय चुनावों की रेफरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के चुनाव आयोग की, यानी ईसीआई की। देखिए, चुनाव आयोग की जो ताकत है ना, वो सीधे भारत के संविधान से आती है। आर्टिकल 324 ये उसे देश में निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पूरी जिम्मेदारी और पावर देता है। और यही वजह है कि ईसीआई इतनी जरूरी संस्था है। लेकिन ईसीआई की निष्पक्षता पर अक्सर सवाल उठते हैं, खासकर तब जब बात आती है इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की, उनके अपॉइंटमेंट की। देखिए, पहले एक सिस्टम था, अब एक नया कानून आया है 2023 में, और इस नए कानून के तहत जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें सरकार का दबदबा बढ़ गया है, और इसी वजह से इसकी स्वतंत्रता को लेकर थोड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं। तो सवाल यह है कि ईसीआई असल में करता क्या क्या है? बहुत कुछ। चुनाव कब होंगे ये तय करता है, वोटर्स लिस्ट तैयार करता है, उसे अपडेट करता है, पार्टियों को मान्यता देता है, उन्हें चुनाव चिन्ह देता है, और सबसे जरूरी कामों में से एक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी भी करता है और लागू भी करवाता है। अब ये क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उस रूल बुक की जो ये पक्का करती है कि चुनावी खेल पूरी तरह से फेयर हो। इसे ही हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, शॉर्ट में एमसीसी। और हाँ, ये एमसीसी कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी एक कहानी है। शुरुआत हुई 1960 में केरला से, एक छोटे से कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर। फिर 1962 में ईसीआई ने इसे पूरे देश के लोकसभा चुनावों के लिए लागू किया। और 1991 आते आते जब इसके उल्लंघन बार बार होने लगे तो ईसीआई ने इसे बहुत सख्ती से लागू करने का फैसला किया। तो आखिर है क्या इस रूल बुक में? देखिए, सीधी सीधी बात है, ऐसे भाषण नहीं दिए जा सकते जो नफरत फैलाएं। किसी कैंडिडेट पर पर्सनल अटैक नहीं किया जा सकता। वोटर्स को डराना, धमकाना या रिश्वत देना तो बिल्कुल मना है। और एक बहुत जरूरी बात, जो पार्टी पावर में है वो चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती और ना ही कोई नई सरकारी स्कीम का ऐलान कर सकती है। ठीक है, तो हमने समस्याएं देख लीं, नियम भी समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और उन बड़े सुधारों पर फोकस करते हैं जिन पर आज बहस चल रही है। मतलब इस सिस्टम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। और इसमें सबसे बड़ी बहसों में से एक है एक राष्ट्र एक चुनाव का आइडिया। जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका कहना है कि इससे बार बार चुनाव कराने का भारी भरकम खर्च बचेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर बोझ कम होगा और सरकारें बार बार इलेक्शन मोड में जाने की बजाय गवर्नेंस पर फोकस कर पाएंगी। दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं उन्हें चिंता है कि इससे हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघवाद है, उसे खतरा हो सकता है।
और हो सकता है कि बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में लोकल मुद्दे कहीं दब कर रह जाएं। वैसे ये आइडिया लोगों के बीच काफी पॉपुलर लगता है। इस पर एक हाई लेवल कमिटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 21,500 से ज्यादा जवाब मिले और उनमें से 80% लोगों ने एक साथ चुनाव कराने के आइडिया का समर्थन किया। सिर्फ यही नहीं, लॉ कमीशन ने भी 2015 में कई जरूरी सिफारिशें की थीं, जैसे कि पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाया जाए, जो डमी उम्मीदवार सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े होते हैं उन पर रोक लगे, और 20,000 रुपए से ज्यादा के हर चंदे का खुलासा करना जरूरी हो। और हां, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति एक कॉलेजियम के जरिए हो, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस शामिल हों। तो इन सारी बहसों का, इन सारे सुधारों की बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? ये सब दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये लगातार विकसित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। असल में ये सारे मुद्दे घूम फिरकर एक ही केंद्रीय सवाल पर आकर टिक जाते हैं कि एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो तेजी से काम भी करे और जिसमें पूरी जवाबदेही भी हो, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो आखिरी सवाल यही बचता है, एक सुव्यवस्थित स्ट्रीमलाइन चुनाव और एक पूरी तरह से पारदर्शी ट्रांसपेरेंट चुनाव के बीच वो सही संतुलन कहाँ है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिससे हमारा लोकतंत्र आज भी जूझ रहा है और आगे भी जूझता रहेगा।